बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द गॉसेस लॉ। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे कंप्यूट किया जा सकता है और वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक लॉ को पढ़ेंगे दैट वाज गिवन बाय द गॉसेस। तो इस लिहाज से हम गॉसेस लॉ को आज एक्सप्लेन करेंगे, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि व्हाई द गॉसेस लॉ आर मोर इम्पोर्टेंट इन मोस्टली कंप्यूटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि जो कूलम्स लॉ है वो नहीं किया जाता। व्हाट इज़ द मेन रीज़न, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। दिस टॉपिक इज़ आवर रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1, PHY 401 BS फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर इवनिंग का ये कोर्स है जी हमारा, एंड इट्स फॉर दिस फॉल सेमेस्टर 2021। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट फ्लक्स। ये फ्लक्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी वेक्टर फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करती है कि वो यूनिट एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना पास आउट हो रहा है। तो उस हवाले से आप उसको एस्टिमेट करने के लिए फ्लक्स कंप्यूट करते थे। और अगर वो वेक्टर फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इस तरह के फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। इसी तरह से फ्लक्स फ्रॉम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंप्यूट किया था। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया कि अगर आपके पास जो फ्लक्स है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फिर इसको किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है, और फिर उसके इंटीग्रल फॉर्म को हमने डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस अबाउट दी हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रीज और डिफरेंट सिचुएशंस, उसके बारे में भी हमने बात की थी। In this lecture, we are going to study about the Gauss's law, their mathematical form, basic requirement. Gauss's law is the general form of Coulomb law. तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम सबसे पहले गॉसेस लॉ को डिफाइन करेंगे, फिर हम उसके मैथमेटिकल फॉर्म को समझेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द गॉसेस लॉ, कि गॉसेस लॉ जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर जो है गॉसेस लॉ इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और साबित करेंगे कि अगर आप गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करना रीराइट करते हैं इन अ सिमिलर वे तो ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम लॉ बनती है। तो हमारी जो सारी बातें हैं इस लेक्चर की वो इन टॉपिक्स तक महदूद होंगी। Say, let's suppose that the statement Gaussian law, the net electric flux through a closed surface is equal to the 1 over epsilon naught times the charge enclosed in it। तो किसी भी सरफेस क्लोज सरफेस में में से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो चार्ज इनक्लोज मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। एज यू कैन सी हियर मैथमेटिकली कि आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट विल बी इक्वल टू द चार्ज ओवर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपके पास यहाँ पे जो परमिटिविटी है मटेरियल की वो फ्री स्पेस में पड़ा हुआ है कोई चार्ज इनक्लोज सिस्टम, तो उससे निकलने वाले सरफेस से निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी हो के बराबर होगा। अगर वो फ्री स्पेस है तो यहाँ पे फ्री स्पेस होगा, अगर कोई मीडियम है तो यहाँ पे फिर परमिटिविटी जनरल आ जाएगी। उस हवाले से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाई जा सकती है फॉर द इंटीग्रल फॉर्म। तो एज यू कैन सी हियर कि ये आपके पास है जी इंटीग्रेशन, और ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये बता रहा है कि ये क्लोज इंटीग्रल है और ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है, वो है आपके पास इस इंटीग्रल की वैल्यू का। अगर आपको जहाँ पे भी ये इंटीग्रल मिले जो कि आपको स्पेसिफिकली इस फॉर्म में नज़र आए, जिसके अंदर आपके पास जो है क्लोज इंटीग्रल फॉर्म बनी हो, तो इट्स मीन क्या है कि ये क्लोज शेप के लिए लिखा गया है। तो एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि ग्लासेस लॉ जो होगा हमेशा क्लोज फॉर्म्स के लिए क्लोज शेप्स के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो उस हवाले से इसको आपने मद्देनज़र रखना है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपके पास अगर किसी क्लोज फॉर्म शेप के ऊपर के अंदर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू अवेलेबल है तो जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, ये अगर इसका जो फ्लक्स है वो किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द चार्ज। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इन सब का जो फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड होगा। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स होगा इनवर्ड होगा।
जबकि अगर आपके पास कोई चार्ज नहीं होता तो आपके पास जो टोटल चार्ज होगा वो आपके पास क्या होगा जी, 0 होगा। सो यू कैन सी हियर इफ देयर इज अ चार्ज, as you can see here, if there is a positive net flux, there is a net positive charge enclosed। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है टोटल जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और वो आउटवर्ड होगा। अगर आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव फ्लक्स है ओवरऑल, देन इसका मतलब ये होगा कि जो नेट नेगेटिव चार्ज होगा वो सरफेस के अंदर मौजूद है। और अगर जो आपके पास देयर इज अ नेट फ्लक्स जो है वो टोटल 0 होगा, देन देयर इज नेट चार्ज विल बी 0। तो नो नेट चार्ज इनक्लोज होगा। तो उस हवाले से आप चार्ज की मौजूदगी, चार्ज की टाइप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लक्स की नेचर कैसी होगी और फ्लक्स कैसा होगा। सो बिफोर गोइंग और डिस्कसिंग सम अदर आइडियाज़, तो हम बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। कुछ ऐसी टर्में हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली टर्म है दैट इज़ द सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होती है? द बैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हाफ्स ऑफ विच आर लाइक। एज यू कैन सी है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको अगर आप हाफ फॉर्म में डिस्कस करें तो वो आपके पास क्या होगा, वो उनका जितने हिस्से हैं वो एक जैसे नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल द बैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द हाफ, अगर उनको आधा किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आप एक दूसरे के बराबर रहती है। सेकेंडली क्लोज सर्फेस। क्लोज सर्फेस क्या होती है? क्लोज सर्फेस अ सर्फेस दैट डिवाइड अ स्पेस इनटू अ इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन। ऐसी सर्फेस होगी जो किसी भी स्पेस को इनसाइड और आउटसाइड के हिसाब से क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। सो वन कैन नॉट मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन विदाउट क्रॉसिंग द सर्फेस। तो ऐसी सरफेस जो किसी टू रीजन्स को इस तरह से कट करे कि इसमें से इनसाइड और आउटसाइड वाले रीजन डिफाइन हो जाए और कोई भी जो है उस रीजन को एस्केप ना कर सकता और विदाउट क्रॉसिंग द सरफेस, इट इज कॉल्ड द क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। थर्डली जो है दैट इज द इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रेजेंट the topic, that is the Gaussian surface. Gaussian surface is a hypothetical closed surface। तो ये एक पहली बात तो ये hypothetical से मुराद imaginary होगा, ये closed surface होगी that has the same symmetry as the problem we are working on it। तो इसकी जो सिमेट्री है वो वैसी ही होनी चाहिए जैसी हमारी प्रॉब्लम है जिसके हम काम कर रहे हैं। नोट दिस इज नॉट अ रियल सरफेस, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल वन। तो याद रखिएगा कि ये कोई ओरिजिनल या रियल या फिजिकल सरफेस नहीं होती, बट इसका इमेजिनरी सरफेस होती है और वो उस हवाले से आपके पास क्या होती है, मैथमेटिकल वन होती है। सो किसी भी जगह गाज़ीज़ लॉ को लगाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें पता होने चाहिए वो दो हैं जी। एज यू कैन सी हियर, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो है कि जिस शेप पे या जिस स्ट्रक्चर पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं इट शुड बी क्लोज्ड, तो ये क्लोज होना चाहिए। सेकेंडली ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि वो स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सिमेट्रिक होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। एज यू कैन सी हियर कि बहुत सारी शेप्स ऐसी हैं जो सिमेट्रिकल होती हैं, जस्ट लाइक यू कैन से सिलेंड्रिकल है। अगर आप सिलेंडर को आधा काटें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या रहेगी, सेम रहती है। एग्जांपल के तौर पे एक कैन को ले सकते हैं। स्फेरिकल सिमेट्री जो है उसके अंदर भी यही सेम सिचुएशन है, जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ बॉल। रेक्टेंगुलर सिमेट्री है जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ बॉक्स। तो वो जो है ज़्यादातर इस्तेमाल इन तीनों को जनरली तौर पे किया जाता है। So now if we want to apply the Gauss's law on any system, तो अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर गॉस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंप्यूट करना चाहते हैं तो हमें कौन से बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आइए देखें कि ये स्टेप्स किस तरह से फाइंड आउट, किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं और किस तरह से हमने इनकी तरतीब के मुताबिक काम को परस्यू करना है। एज यू कैन सी हियर, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन at a point of distance r from the center।
तो आपने किन-किन बातों का ख़्याल रखना है अगर आपको इस तरह की सिचुएशन दे दी जाए। ये जो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है आप इससे बहुत पुराने वाकिफ़ हैं। चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जगह लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, स्फेरिकल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी हो सकती है। मीन टू से वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन और थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई भी हो सकता है। तो आपने इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो सबसे पहला काम करना है, डिसाइड व्हिच टाइप ऑफ द सिमेट्री बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द प्रॉब्लम। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो आपने ऐसी सिमेट्री को टेकन आउट करना है जो कि सबसे बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद दे। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट तो है ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस that is a mathematical one reflecting the symmetry you chosen around the charge distribution at a distance of r from the center। तो आपने इसी तरह से एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर देना है दैट रिफ्लेक्टिंग द सिमेट्री यू चूज अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर। कि आपने इस तरह से इसको लेना है कि वो आपकी पहले से प्रॉब्लम की सिमेट्री को और जो गॉसियन सिमेट्री सरफेस है वो दोनों सिमेट्रीज को क्या करती हो उसके साथ कंपैटिबल रहे। तीसरी बात, यूजिंग गॉसेस लॉ ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो तीसरा जो स्टेप होगा दैट इज टू हैव यू हैव टू अप्लाई द गॉसेस लॉ इक्वेशन और आपने उसके मुताबिक क्या करना होगा, इसकी ई की वैल्यू को कंप्यूट करना होगा। सो अगर देखा जाए तो गॉसियन सरफेस किस तरह की हो सकती है और किस तरह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, तो आप इस पहले हिस्से के अंदर देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस जो है, अगर आपका चार्ज जो है वो सफ़ियर टाइप है, तो आप इस तरह की इसकी कंप्यूट करने के लिए जो गॉसियन सरफेस है, वो कैसे ले सकते हैं कि वो स्फेरिकल टाइप ले सकते हैं। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है वो स्फेरिकल ली गई है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है और ये वाली जो गॉसियन सरफेस है, ये वाली आपके पास नेगेटिव चार्ज के लिए। इसमें जो गौर करने वाली बात है कि वो जो हमारा पहला पॉइंट था कि जो चार्ज की जो नेचर होती है वो डिफाइन करती है कि आपका फ्लक्स कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं अगर तो ओवरऑल नेट पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास जो ओवरऑल फ्लक्स है वो आउटवर्ड होगा। अगर आपके पास फ्लक्स जो चार्ज है नेट चार्ज वो नेगेटिव है तो आपका जो फ्लक्स है दैट इज़ द इनवर्ड। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि आप देख सकते हैं कि विद द with the you can say the characteristics of the charges the flux is changing और फ्लक्स जो है वो चेंज करता जा रहा है। सिमिलरली एज यू कैन सी है आपके पास ये जो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेसेस हैं। इसी तरह अगर आपने सिर्फ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है तो वो एक लाइन की फॉर्म में होगी और लाइन की सिमेट्री को सबसे बेहतर तरीके से हम सिलेंडर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज सिलेंड्रिकल शेप जो होती है वो थ्रू द लेंथ एक जैसी होती है, सिमेट्री होती है उसके अंदर और लीनियर चार्ज में जो है वो भी सिमेट्रिक है। तो इस हवाले से आप यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में ली जाती है ताकि इसकी लेंथ वाली सिमेट्री जो है वो एक जैसी रह सके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है सिचुएशन आपके पास यही है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल फॉर्म में ले रहे हैं ताकि इनकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्यूट किया जा सके और फ्लक्स को कंप्यूट किया जा सके। सिमिलरली आपके पास लाजमी नहीं है कि आपने गॉसियन सरफेस जो होती है वो हमेशा से ही आपने किसी न किसी रेगुलर पैटर्न पे लें, आप कोई इर्रेगुलर पैटर्न के मुताबिक भी ले सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको उसका एरिया पता हो। द गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर, तो आपके पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर आपने इनसाइड एक गॉसियन सरफेस ली हुई है एंड दिस पर्पल कलर इज रिप्रेजेंटिंग द गॉसियन सरफेस है। तो ये एक रीजन को बाउंडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि आपके पास जो चार्जेस हैं द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं प्लस पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे और इसी तरह से आप इनकी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन आल्सो रिलेट दैट कि आपके पास जो गॉसेस लॉ होता है इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ एंड इट इज मोर जनरल एंड इट इज मोर easier टू अप्लाई एज compared टू द कूलम्स लॉ बिकॉज कूलम लॉ हैज अ लिमिटेशन ऑफ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दो पॉइंट चार्ज के दरमियान ही लगाया जा सकता है, जबकि जो गॉसेस लॉ है इट कैन बी अप्लाई फॉर एनी ऑफ द सिस्टम। बट उनके अंदर कंडीशन ये है कि आपका जो चार्ज जहाँ पे मौजूद हो वो क्लोज सरफेस के फॉर्म में होना चाहिए और उनके अंदर सिमेट्री होनी चाहिए। इसी बात को साबित करने के लिए कि जो आपका गॉसेस लॉ है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ
और अल्टरनेटिव फॉर्म है तो हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि शो दैट द गॉसेस लॉ इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आपने क्या करना है, सिंपली यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज और उसके अराउंड आप एक गॉसियन सरफेस ले लें। दिस गॉसियन सरफेस इज़ टेकन एज़ अ स्फीयर, तो वो स्फीयर की फॉर्म में हमने ले ली है। और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, एरिया एलिमेंट है। दिस इज़ द स्फीयर है, उसका रेडियस r है और उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ प्लस q और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड जो है वो निकल रही है यहाँ से हर तरफ। So as you can see here, the total flux जो है that is the integral form of the you can say Gauss's law जो ये explain कर रही है E dot dA is equal to Q enclosed over epsilon naught। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये जो सर्कल है इंटीग्रेशन के ऊपर it representing the closed surface है। तो the total flux from the closed surface is equal to charge enclosed over epsilon naught. This is the by definition uh, rule of Gauss's law। तो वो अप्लाई किया हमने। देन यू कैन रीअरेंज देम कि आप इसकी दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज दीज आर टू आर द पैरेलल टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई ई डॉट डी ए जो है वो cos 0 होगा और 1 हो जाएगा, ई डी ए रह जाएगा और क्यू इनक्लोज आ जाएगा। सो ई जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट द सिमेट्रिक है और हर रीजन में एक जैसा है, सो दैट्स व्हाई ई जो है वो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा। और एप्सिलॉन यहाँ से आप दूसरे साइड पे ले जाएं तो एप्सिलॉन ई और ये इंटीग्रल क्रॉस डी ए इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो उस वाले से आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी ए आ जाएगा। डी ए इज बेसिकली इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज एरिया और ये जो सरफेस चार्ज एरिया है ये आपके पास क्या है, इट रिप्रेजेंट द सरफेस चार्ज एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ये सरफेस चार्ज एरिया ऑफ द स्फीयर आपको बता रहा है और ये उस हवाले से आपको एक्सप्लेन कर देगा कि ये टोटल जो सरफेस चार्ज एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है ये आप यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। एप्सिलॉन ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। और इसी को अगर हम टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें और ई की डेफिनेशन यूज करें, ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, विच इज शोइंग दैट कि आपके पास जो है वो टोटल फोर्स जो होगी it is representing the same structure of the Coulomb's law। So you can see here कि आपने इस सिचुएशन से ये बात साबित कर दी है कि आप अगर Coulomb's law Gauss law लेते हैं तो इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द Coulomb's law। तो ये यहाँ से साबित किया जा सकता है और ये इस बात से भी साबित करता है कि आपका जो Gauss's law है इट इज़ मोर जनरलाइज्ड वे टू deal with the electric fluxes and electric field of charge distribution as compared to the Coulomb's law। जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर बात करेंगे कि हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए किस तरह से डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम पर्टिकुलर स्टेप्स। तो उस हवाले से हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट सम हिंट्स एंड देयर सॉल्यूशन। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं, हमारे इंटरेक्टिव सेशन को जॉइन कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने क्वेश्चंस और अपनी डिस्कशन को हम तक हमसे कर सकते हैं। आप सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।